तो बच्चों एंगुलर मोशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों जिस तरह फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल इस तरह से जो मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है ये भी फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज हैं। आपको यूनिवर्स में माइक्रो सिस्टम से लेकर मैक्रो सिस्टम तक, यानी कि एटम से लेकर आपको गैलेक्सीज तक, आपको सोलर सिस्टम्स तक, कहीं पर भी कोई एक सिंगल फिनोमेना ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर इन बेसिक लॉ की वायलेशन होती हो। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम लॉज कंजर्व करते हैं, हर जगह पे कंजर्व करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले जरा हम रिव्यू कर लेते हैं। बच्चों हमने देखा था कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है इस रिलेशन को फॉलो करता है F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ये नेट फोर्स है। बच्चों अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये नेट फोर्स है हमारी, और फॉर एग्जांपल हमारी नेट फोर्स जो है ये हो जाए जीरो। अगर आप नेट फोर्स को जीरो कर दें तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं डी पी इज इक्वल टू जीरो, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का या किसी पार्टिकल का या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। उस सिस्टम पर लगने वाली सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है या जो टोटल फोर्स है या नेट फोर्स है, अगर वो जीरो हो, फोर्स जीरो की बात नहीं मैं कर रहा, नेट फोर्स जीरो की बात कर रहा हूं। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो तो हमारा मोमेंटम ये कंजर्व करता है, कांस्टेंट रहता है। बच्चों ये तो हमारा लीनियर मोशन है। अब अगर यही सारा कुछ हम एंगुलर मोशन के लिए कर लें तो आपको पता है कि एंगुलर मोशन में हम नेट फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, हम यहां पुट करेंगे नेट टॉर्क। फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से और P को रिप्लेस कर देंगे L से, dl ओवर dt। मैं यहां पर मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं इसलिए मैं यहां पर वेक्टर के साइन नहीं लगा रहा। तो बच्चों P की जगह पे हमने L लिख दिया, लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर दिया, फोर्स को हमने टॉर्क से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों अगर हमारा नेट टॉर्क, जिस तरह यहां पर नेट फोर्स जीरो है, एंगुलर मोशन में अगर हमारा नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा dl ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर मैं इसको लिख सकता हूं dl इज इक्वल टू जीरो, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहां से l हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, l हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व कर रहा है, किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि फर्ज करें किसी सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो L1 था और उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 था, तो ये दोनों मोमेंटम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किसी भी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसके फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, अगर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो रहा हो। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल टार्क का जीरो होना या नेट टॉर्क का, अगर एक्सटर्नल टार्क अप्लाई हो भी रहा हो तो नेट टार्क का जीरो होना जरूरी है। बच्चों अगर नेट टार्क जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व करने की कंडीशन क्या है कि नेट टार्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहां पर यह भी बात है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अगर आप बात करें तो ये हो सकता है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक से ज्यादा एक्सिस में हो। ठीक है, एक्स एक्सिस में हो, वाई में भी हो, जी में भी हो। तो ऐसी सूरत में ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रू होगा सिर्फ एक एक्सिस के लिए। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम एक से ज्यादा एक्सिस में है, ठीक है, तो फिर किसी एक एक्सिस के लिए ये रिलेशन ट्रू होगा। ठीक हो गया बच्चों? अगर हम बात कर लें किसी रिजिड बॉडी की, ठीक है, फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी,
तो बच्चों रिजिड बॉडी के लिए आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आई ओमेगा के। तो बच्चों अगर आप L1 करेंगे तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1, और अगर आप L2 करेंगे तो ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 शुड बी इक्वल टू L2। तो आप इसे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, इसको अभी हम एक एग्जांपल से इसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। बच्चों जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। इसका मतलब है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हम आपको एक छोटी सी एक एनिमेशन दिखाने लगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखिए ये वाली एनिमेशन और फिर वापस आके हम डिस्कस करते हैं इस एनिमेशन को, इससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी बच्चों, तो आपने एनिमेशन देखी, आपने देखा कि एक बंदे ने अपने हाथ में डंबल्स पकड़े हैं, ठीक है, और उन डंबल्स को अगर वो इस तरह से, और वो एक रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो डंबल्स को पकड़ के अपने बाजुओं को यूं फैला लेता है, यूं स्ट्रेच कर लेता है, तो इसका मतलब है कि जो उसने अपने हाथ में डंबल पकड़े हैं उन डंबल्स का डिस्टेंस उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा हो गया है। अगर डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है mr² के। ये r क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जब आप अपने हाथों को ऐसे उसने फैला लिया तो वो जो डंबल्स थे उनका डिस्टेंस उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ज्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, r ज्यादा हो गया, तो i क्या हो गया, i ज्यादा हो गया, और इस रिलेशन के मुताबिक i ज्यादा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हुई। तो आप देखेंगे कि उसकी जो रिवॉल्व करने की स्पीड है वो स्लो है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसके रिवॉल्व करने की स्पीड स्लो है। लेकिन जो ही वो डंबल्स को अपनी बॉडी के पास लेके आता है तो ऐसा करने से जो r है, r कम हो जाता है, r कम हो जाता है तो i भी कम हो जाता है, और अगर i कम हो जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो ही वो डंबल्स को अपनी बॉडी के पास लेके आता है उसकी रिवॉल्व करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया बच्चों, तो इसका मतलब है दोनों का जो प्रोडक्ट है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा, एंगुलर स्पीड कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर स्पीड ज्यादा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही हमारी कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इफ नेट टॉर्क acting on a rigid body is 0, its angular momentum will be conserved। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।